हेलो एवरीवन इन द पार्ट टू। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। सो नेक्स्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं नाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की तरफ जा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो गुडविल से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं अपन। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब आप देख रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जब हम गुडविल को वैल्यू करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, कि गुडविल के वैल्यूएशन में हम उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हैं जिसका गुडविल पर इम्पैक्ट होता है। इस बात का क्या मतलब है, हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। अनीता एंड अनन्या आर पार्टनर in the ratio of 3:2. They admit Anasha and the partnership. It was agreed that the value goodwill at 3 years purchase on the basis of average profit of last 5 years. ठीक है, 5 साल के प्रॉफिट्स निकालने हैं, उसके बेसिस पे एवरेज करना है। 5 प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं, उन एडजस्टमेंट्स को भी कंसिडर करना जरूरी है। क्या एडजस्टमेंट्स हैं? सबसे पहला एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल गेन ऑफ 20,000 वाज अर्नड इन द ईयर ऑफ 31 मार्च 2016। ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन एक टर्म आ गई आपके सामने। ये क्या होती है एबनॉर्मल गेन? तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एबनॉर्मल और नॉर्मल अलग अलग तरीके की चीजें हैं। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, मान लेते हैं एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, एक रेस्टोरेंट का बिजनेस चल रहा है और इतना अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं। इतना अच्छा चल रहा है कि हमेशा आपको वेटिंग दिखती है। अब जब भी जाते हो आपको लगता है कि सर पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो बिजनेस की रेपुटेशन, इसका मतलब कैसी है? बहुत अच्छी है। गुडविल कैसी है? बहुत अच्छी है ना। हुआ ऐसा कि उनके साथ में उनके एक दिन रात को बिजनेस से 20 लाख रुपए चोरी हो गए। ठीक है, या फिर मान लो आग लग गई और कुछ एरिया डिस्टर्ब हो गया, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखा किसी भी तरीके से। क्या लगता है कि भीड़ कम हो जाएगी, मार्केट में उनकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, गुडविल एकदम से कम हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कि सर सिंपल बात है, गुडविल जो है वो लॉस बाय थेफ्ट से क्यों इंपैक्ट करेगी? मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर उसके यहाँ चोरी हो गई? तो मुझे तो वो जो रेस्टोरेंट में खाना मिलना चाहिए वो मिल रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ वैसे ही मेंटेन कर लिया है उसने। तो प्लीज बी क्लियर कि लॉ एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन गुडविल को इंपैक्ट नहीं करता। तो जो चीज गुडविल को इंपैक्ट नहीं करती तो उसे गुडविल की वैल्यूएशन में कंसिडर क्यों करना? इसी रीजन से हम यहाँ पे आपको देखेंगे कि एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस क्योंकि इंपैक्ट नहीं करता तो हमें उसे कहीं भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्रॉफिट्स है ये कहाँ से आए हैं? हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा और वहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा। और जब अपन ने इनको कैलकुलेट किया होगा तो क्या हमने सारे पॉइंट्स कंसिडर कर लिए होंगे? हाँ जी, जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो आप लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, जितने खर्चे सब दिखा देते हो, ज्यादा नहीं सोचते। ठीक है, तो ये तब हमने ऐसा किया होगा। अभी क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 1, कहता है कि एबनॉर्मल गेन ऑफ 20,000 was entered sorry was earned in the year of 31st March 2016। मतलब इस ईयर की बात करें, इस साल में हमने एबनॉर्मल गेन कमाया था 20,000 रुपए का, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। होना चाहिए क्या? जी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी गुडविल को इसका इम्पैक्ट नहीं होता। सिमिलरली एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000 was incurred in 31st March 2017। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एबनॉर्मल लॉस है तो उसे ऐड बैक कर लो, क्योंकि ये वहां होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Expense of 50,000 incurred in the overall of a machine on 1st April 2017 was debited to profit and loss account instead of being debited to machinery account। क्या कह रहा है कि 50,000 रुपए के ओवरऑल मशीन के खर्चे हुए हैं जो मैंने पीएनएल अकाउंट में दिखा दिए, बजाय के मुझे दिखाना चाहिए था मशीनरी अकाउंट के अंदर। तो मशीनरी अकाउंट की जगह अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिए तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? थोड़ा सा ध्यान से समझना कि हमें दिखाना चाहिए तो कैपिटल एक्सपेंसेस में, मतलब मुझे इसको असेट बनाना चाहिए था, बट कर क्या दिया मैंने? रेवेन्यू एक्सपेंसेस में दिखा दिया। तो जैसे ही मैंने इसको रेवेन्यू एक्सपेंस में दिखा दिया, मतलब मैंने इसको पीएनएल अकाउंट में दिखा दिया। ठीक है, तो असेट से ही यहाँ चला गया। होना चाहिए क्या? नहीं, मुझे वापस ले जाना पड़ेगा। तो पीएनएल से अगर मैं किसी खर्चे को हटाना चाहता हूँ तो इसका मतलब मुझे अपनी इनकम को, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। कौन से ईयर में? तो यहाँ ये ईयर था 17-18, 1 अप्रैल 17 दिया हुआ है, इट मींस 17-18। तो 17-18 कौन सा ईयर है? ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने प्रॉफिट को 50,000 रुपीज से इंक्रीज करना पड़ेगा। नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पॉइंट। डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी एट 20% डब्ल्यूडीवी। अगर आपको इसको असेट दिखाना चाहिए था और जब आप अब इसे पीएनएल से हटा के वापस असेट में लेके जा रहे हो, तो क्या मुझे अब डेप्रीसिएशन भी लगाना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो पहले हम 17-18 की बात करते हैं। जैसे 1 अप्रैल 17 को अपन ने इस मशीन को बाय किया था, तो 17-18 के अंदर पूरे 12 महीने का डेप्रीसिएशन लगना चाहिए।
वैल्यू कितनी थी, परचेज कितने में किया था, या ओवरऑल का एक्सपेंस कितना था, 50,000। इसका 20% मतलब 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था, तो हमने यहाँ 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया और वैल्यू कम कर दी। लेकिन क्या ये मशीन यहीं पे यूज आई होगी, क्या नेक्स्ट ईयर 18-19 में इसका यूज नहीं हुआ होगा? हाँ जी हुआ होगा। तो क्या वहां डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा? जब यहाँ नहीं लगा तो वहां कैसे लगा होगा, क्योंकि आपने तो असेट में शो ही नहीं किया था। ठीक है, तो वहां पर भी इसका जो इम्पैक्ट है वो देखना पड़ेगा। WDV जो आई 40,000 आई। ठीक है, तो यहाँ 40,000 आई, तो इसका भी 20% डेप्रिसिएशन अगर अपन लगाएंगे तो कितना आता है, 8,000 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के अंदर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 8,000 आएगा। अब हम यहाँ की जो वैल्यूज है, सॉरी एक पॉइंट अपना रह गया, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जैसा दिख रहा है उससे ज्यादा इंपैक्ट करता है। कहता है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज अंडर वैल्यूड बाय 20,000। कह रहे हैं हमारी वैल्यू उसकी कम लगा दी। इसको हम समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बना के। ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, कौन से ईयर का, 17-18 का, 31 मार्च 18 है क्लोजिंग। तो हमने अंडर वैल्यूड कर दिया, तो यहाँ आता है क्लोजिंग स्टॉक, हमने इसको 20,000 रुपीज से कम लगा दिया। अगर आप वैल्यू 20,000 से कम लगाओगे तो उसका इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या आएगा, सर वो भी आपका 20,000 से कम हो जाएगा। होना चाहिए क्या, जी नहीं, तो आप इसको वापस से इंक्रीज कर दो, तो आप यहाँ पे 20,000 रुपीज प्लस कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर जो ये 17-18 का क्लोजिंग स्टॉक है, क्या ये नेक्स्ट ईयर में जाके ओपनिंग स्टॉक बनेगा या नहीं बनेगा? कौन से ईयर में, 18-19 में, बिल्कुल बनेगा। तो जब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हम दिखाएंगे तो क्या वो 20,000 से कम लग जाएगा? हाँ जी कम लग जाएगा। इसका ग्रॉस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या आएगा, सर ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 से बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट 20,000 से बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, जी नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से नीचे लाना पड़ेगा। तो नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें इनके प्रॉफिट्स जो हैं आफ्टर एडजस्टमेंट्स चेक करने हैं। तो ये तो 180 रहने वाला है, ये हमारा 140 हो चुका है, ऐसे ये आपका 260 हो गया है। ठीक है, और ये अपना 370 360 है, एंड ये आपका 322 है। आपको करना क्या है, इन पांचों प्रॉफिट को ऐड करना है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, और उसको डिवाइड करना है 5 से, जिससे मुझे एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। और इसको जब हम 3 से, क्योंकि 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि आसान है। मेजरली एडजस्टमेंट्स आर डिफिकल्ट, जो हम यहाँ पे समझ लिए हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन चेंज इन पीएसआर। देखो जब भी आप 3 चैप्टर्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये चेंज इन पीएसआर के अलावा और भी जगह पे काम आने वाला पॉइंट है। चेंज इन पीएसआर, या फिर आप रिटायरमेंट पढ़ रहे हो, या फिर आप डेथ पढ़ रहे हो, तीनों में जब भी आपके पास गुडविल का ट्रीटमेंट आएगा तो आपके लिए एक एंट्री फिक्स है, और वो एंट्री का एक रूल है, दैट इज डेबिट द गेनर एंड क्रेडिट द लूजर। कहना क्या चाहता है, जो भी पर्सन गेन करेगा उसको डेबिट करो, जो भी सेक्रीफाइस करेगा उसे यहाँ पे क्रेडिट करो। ठीक है, एक चीज ये समझनी है, एक चीज और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारी जो गुडविल होती है वो नॉर्मली आपको दो तरीके की गुडविल मिलेगी। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल। ठीक है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो अपन नॉर्मली वैल्यू करते हैं, जो हर बार दिखता है गुडविल वैल्यूड एट, यहाँ भी आप देखोगे कि लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000। ठीक है, और एक परचेज्ड होती है जो नॉर्मली आप देखोगे बुक वैल्यू गिवन होती है, जिसे अपन नॉर्मली आप बैलेंस शीट में देखते हो, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कई बार यहाँ गुडविल लिखी हुई होती है, ये परचेज गुडविल होती है। ठीक है, तो अब इन दोनों गुडविल के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना बैलेंस शीट में ओनली परचेज गुडविल ही आती है, सेल्फ जनरेटेड कभी भी आप शो नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो एबीसी पार्टनर्स हैं 5:3:2 में, they decided to share future profit equally with effect from 1st April 19. Goodwill of the firm is valued at 90,000. Pass journal entry under the following cases. When goodwill does not appear in the books or when goodwill appear in the books. दो केसेस है, पहले अपन नॉट अपीयर इन द बुक्स की बात करते हैं। केस नंबर 1, पहले अपन इनके रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमारा काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें जो एंट्री करनी है डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर से करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग डील करेंगे। 5/10, 3/10, 2/10। तो हम इनके गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे।
तो एलसीएम लिया अपन ने 30, ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 इंटू 15 माइनस 10, तो 5/30 क्या किया इसने, सेक्रीफाइस किया। पहले रेशो ज्यादा था, अब कम है, इसलिए प्लस में आया, ठीक है। फिर अपन ने एलसीएम लिया 39 माइनस 10, -1/30, मतलब इसने किया है गेन। सिमिलरली 36 माइनस 10 -4/30, इसने भी किया है गेन। यहां तक आने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके आगे के बाद का एडजस्टमेंट प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये एज इट इज एंट्री हम पोस्ट करने वाले हैं। पहले तो इसके हिसाब से क्या हम एंट्री बना सकते हैं अभी? हाँ जी बना सकते हैं। कौन गेन कर रहा है? बी एंड सी। तो एंट्री तो बन गई, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, ठीक है। एंट्री तो हमारी बन गई। अब एंट्री के हिसाब से अमाउंट भी तो चाहिए, अमाउंट यहां से आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको अमाउंट भी मिल जाएंगे। आपने 90,000 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखेंगे यहाँ आ गया 15,000, 3,000, 12,000। तो बस एंट्री हो गई 3, 12 एंड 15। ये तो हो गया यहाँ पे पार्ट फिनिश, ठीक है। सेकेंड वाले में जब आप केस नंबर ए के बाद में केस नंबर बी करने जाएंगे तो ये एंट्री तो सेम ही होने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था वैल्यूड गुडविल अलग चीज है, इसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। ये जो ट्रीटमेंट अपन देख रहे हैं ये वैल्यूड का ट्रीटमेंट है। सेल्फ जनरेटेड जो है उसका ट्रीटमेंट यहाँ हो गया। अब परचेज गुडविल जो है इसका ट्रीटमेंट आपको समझने के लिए एक बात समझनी पड़ेगी। मान लो आपने किसी का बिजनेस खरीद लिया, बिजनेस की असेट की वैल्यू जो बनती थी वो 10 लाख बनती थी। आपने उसको कहा कि ये पकड़ 10 लाख रुपए और ये बिजनेस आपसे मेरा। वो कहेगा 10 लाख में क्यों दूंगा, इतनी मेहनत करके बनाया है, मैं तो नहीं दूंगा 10 लाख में। तो आपने कहा चलो 10 की जगह 12 दे देता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो आपने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऑफर क्यों किए? क्योंकि उसने मार्केट में रेपुटेशन बनाई है, गुडविल बनाई है। आप एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज का दे रहे हो? गुडविल का। बट प्रैक्टिकली उस 2 लाख के बदले कुछ आ रहा है क्या? प्रैक्टिकली सर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वो 2 लाख एक्चुअली में आपका नुकसान है, ठीक है। तो गुडविल जो यहाँ दिखाई जाती है ये एक तरीके का लॉस होता है, और लॉस को हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये आप 60,000 जो देख रहे हो एक तरीके का लॉस है, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर असेट साइड पे लिखा हुआ गुडविल लॉस कैसे हो सकता है? तो अगर आप देखोगे लायबिलिटी साइड पे लिखे हुए रिजर्व्स हमारे प्रॉफिट हो सकते हैं, तो असेट साइड पे लिखी हुई गुडविल हमारा लॉस कैसे नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप जरा समझना कि लॉस नॉर्मली डेबिट होता है क्रेडिट होता है? तो लॉस डेबिट होता है। कैसे? सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो ये डेबिट होता है। लेकिन जब मुझे इसे डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इसका अपोजिट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम करेंगे टू गुडविल, कितना? 60,000। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सारे ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि ओल्ड गुडविल है। तो ए बी सी तीनों में बटेगा ओल्ड रेशो में। प्लीज बी क्लियर, अगर आप इसे लॉस मान रहे हो तो इसे लॉस की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो रेशो है 60,000 या 5:3, तो ये आ जाएगा 30, 18 एंड 12। ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आई थिंक आपको क्लियर होगा। चलो ये चीज यहाँ क्लियर हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये क्या चीज है? देखो जब भी कोई चेंज इन पीएसआर हो रहा होता है, या कोई नया एडमिशन हो रहा होता है पार्टनर का, या कोई रिटायरमेंट हो रहा होता है, कोई डेथ हो रहा होता है, ठीक है, हर केस में आपको अपने ओल्ड प्रॉफिट्स को या फिर ओल्ड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो, ठीक है। ये हमेशा होता है। तो इसको अगर मैं सिंपली बताऊं तो आपको बैलेंस शीट में दिखेगा, यहाँ जनरल रिजर्व, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको कई बार P&L दिखता है, कई बार एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंसेस दिखते हैं। ये सारे प्रॉफिट्स हैं, ये सारे लॉसेस हैं। तो इन प्रॉफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इन लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। यही मैंने यहाँ समझाया है, ठीक है। उसी चीज को मैंने बैलेंस शीट के थ्रू समझा दिया। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। JKL are the partners sharing profit in the ratio of 4:2:1. Now they decide to share profit and loss in 5:3:2, मतलब चेंज करना चाहते हैं। On that date, P&L account has a credit balance of 24,000, general reserve 59,000, workman compensation reserve 83,600 and advertisement expenditure this. तो ये हमारा लॉस हो गया। बाकी तीनों प्रॉफिट है। प्रॉफिट नॉर्मली डेबिट होता है क्रेडिट होता है? सर नॉर्मली तो क्रेडिट होता है, लेकिन अगर मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट, अपोजिट, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या करना है? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे 24,000, देन जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे 59,000,
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे 83,600। टू किस किस में बांटेंगे, जे कैपिटल, केस कैपिटल एंड एल्स कैपिटल। रेशो ऑब्वियसली ओल्ड 4:2:1। तो 24,000 प्लस 59,000 प्लस 83,600 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया 23,800, ऐसे ये आ गया 47,600 एंड ये आ गया आपका 95,200। ठीक है, ये फिगर्स यहाँ पे डन हो गए। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉस, लॉस नॉर्मली क्या होता है, डेबिट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपोजिट करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे अपन 2 तो कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 18,200 किस किस में बटेंगे, जे के एल में बटेंगे। ठीक है, कितना कितना बटेगा, तो 18,200 डिवाइडेड बाय 7 तो आ जाता है आपका 2600। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा आपका 5200 और ये आ जाएगा 10,400। इस तरीके से आपको प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं ओल्ड। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये काम आता है, कोई ना कोई चैप्टर में एंटर करेगा और आपके पास ये आएगा। हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आए, हो सकता है लॉन्ग के अंदर आपको ये काम करना पड़े, लेकिन ये आएगा फॉर श्योर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। जब आप ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं तो अगर आपको प्रॉफिट्स बांटने हैं तो बाय साइड पे जाएंगे, पी एंड एल, जनरल रिजर्व। ठीक है, और लॉस बांटना हो तो लेफ्ट टू साइड पे जाएगा। ऑब्वियसली अकाउंट कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से रहेगा। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर आप एडमिशन पढ़ रहे हैं तो वहां गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होगा। ठीक है, क्वेश्चन से ही समझते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, दे डिसाइडेड कि अब हमारा सी एक नया पार्टनर आ रहा है। नाउ द न्यू पीएसआर विल बी 2:2:3। उन्होंने न्यू रेशियो 2:2:3 फाइनल कर लिया है, मतलब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद निकाल के दिया। सी बॉट 2 लाख रुपीज एज कैपिटल एंड 1,50,000 एज द प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब हुआ क्या, सी यहाँ पे 2 लाख की तो कैपिटल लेके आया है, 1,50,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझने की जरूरत है। जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो वो दो चीजें लाता है। क्या क्या लाता है, एक तो कैपिटल लाता है और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है। जरा समझना कि कोई भी फ्री में पैसे ले आएगा क्या, बदले में उसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। तो कैपिटल के बदले उसे मिलता है शेयर इन असेट्स एंड लायबिलिटी। और जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करते हैं, इसके बदले क्या मिलता है, तो इसके बदले मिलता है उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक छोटा सा पॉइंट आता है कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब इसे मिलता है तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किससे मिलेगा, फर्म से मिलेगा या पार्टनर से मिलेगा। देखो ये तो मिल जाएगा फर्म से, तो ये पैसा तो फर्म रख लेगी, लेकिन पीएसआर जो है वो तो है ही नहीं हमारे पास में, मतलब फर्म के पास में। वो तो ये रहा 3/5 2/5 सारा का इन्हीं के पास था। तो सी जब एडमिट हुआ तो वो शेयर किसके पास से गया, वो ए और बी के पास से तो गया, तभी तो कम हो गया ए और बी का। तो यहाँ पे ये ओल्ड पार्टनर्स के पास से जाएगा। अब आपको समझना है, जब ओल्ड पार्टनर्स के पास से जाएगा तो बदले में ओल्ड पार्टनर्स को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, ये जो पैसा है गुडविल का ये मिलना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स को। एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें। ट्विस्ट ये है कि सर ओल्ड पार्टनर में ए और बी में मान लो ए रेडी नहीं है कि मैं तो नहीं दे रहा शेयर, चलो बी कह रहा है चलो मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये पैसा सिर्फ क्या बी को ही मिलना चाहिए या ए और बी अभी भी दोनों को मिलना चाहिए। ऑब्वियसली सर बी को मिलना चाहिए क्योंकि ये तो शेयर सेक्रीफाइस करने को रेडी नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या ओल्ड पार्टनर लिखना सही है, नहीं, यहाँ हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लिखना चाहिए कि सर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना सिर्फ उसको पैसा दो, क्योंकि वही तो रेडी हो रहा है सी को यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देने के लिए। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ उसको मिलेगा जो सेक्रीफाइस करने को रेडी है। ठीक है, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहता है। अब अपन एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सी बॉट 2 लाख एज कैपिटल एंड 1,50,000 प्रीमियम। पहले इसकी एंट्री कर लें, या चलो पहले रेशियोज निकाल लेते हैं कि किसने कितना कॉम्प्रोमाइज किया है। ए का शेयर पहले था 3/5, ठीक है, अब हो गया 2/7, तो यहाँ पे आपको रेशियो लेना है 35। ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 35 और ये 7 × 21 माइनस, हाँ जी 10 11/35। सिमिलरली बी का शेयर पहले कितना था 2/5, अब कितना है 2/7, 35 और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 14 माइनस 10 4/35। तो इनका जो रेशो है वो 11:4 हो गया, किस चीज का, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है,
तो अब अपने को एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। पहले तो आपने कैपिटल जो रिसीव किया है 2 लाख, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल आपने रिसीव किया है वो कितना किया है 1,50,000। टोटल कितना हो गया 3,50,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलना चाहिए सर, ये मिलना चाहिए हमारे कॉम्प्रोमाइजिंग पार्टनर्स को। किसने किया है, एस कैपिटल बीस कैपिटल दोनों ने किया है सर, दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन कौन से रेशो में मिलना चाहिए, जो रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो इसीलिए 1,10,000 एंड 40,000। अब एक बात और बोली उन्होंने, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ द प्रीमियम इज विड्रॉन बाय ए एंड बी। हाँ तो उनका पैसा है, वो जितना चाहे घर ले जाए, जितना चाहे फॉर्म में रख ले। तो उन्होंने बोला हम आधा लेके जाना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है ले जाओ। अगर मान लो ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो रिटेन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रिटेन करने की परमिशन उनको दे देते और उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पैसा फॉर्म में ही पड़ा रहता। अब हाफ था ना, तो हाफ अपन ने उनको यहाँ पे वापस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक हमने यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।